In this lecture, we will discuss about astronomical telescope. Astronomical telescope. What is astronomical telescope? टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to see the distant object like stars, planets, etc. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? इसमें भी दो लेंसेज लगे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ किए जाते हैं जो कि कोएक्सियली रखे जाते हैं एक ट्यूब के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ टू lenses. First is objective lens and second one is eyepiece. Both fixed in a tube coaxially. दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सेम रहेगा। दोनों को कोएक्सियली एक ट्यूब में रखा जाता है, एक ट्यूब के अंदर फिट कर दिया जाता है। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ large focal length and large aperture. ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर है वो भी ज़्यादा होना चाहिए और जो फोकल लेंथ है एज मच लार्ज एज यू कैन हैव, उसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा रखी जाती है ताकि इसका फील्ड व्यू ज़्यादा हो। वेयरएज आई पीस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ का होगा। ठीक है। अब रे डायग्राम क्या रहेगी इसमें? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एज वेल एज लार्ज अपर्चर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ की जाती है, कोर्स ऑफ रे डायग्राम क्या रहेगा इसका, ये हमने अब ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाएगी देखने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई स्टार है, कोई प्लेनेट है। अब क्योंकि दैट इज़ एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज़ एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इट मीन्स द रे कमिंग फ्रॉम infinity. It means the object lie on infinity for objective lens. ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो एक पैरेलल बीम जो है, अगर इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है तो इसका मतलब पैरेलल बीम आएगा। तो मान लीजिए ये कोई पैरेलल बीम यहाँ से आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, ये इस तरह से पैरेलल बीम, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है लाइट रे तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। इस तरह से एक पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहा है। इट मीन्स ये जो पैरेलल बीम है ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इन्फिनिटी से। तो
अब क्योंकि अगर पैरेलल बीम है तो इसका मतलब इसकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? इसकी इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। इसके बाद ये लाइट रेज इस तरह से चली जाएंगी लाइक दिस, और यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर। और क्योंकि ये बन जाएगी इसकी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। तो ये आ गई हमारे पास ए डैश बी डैश इमेज, और यही इसका फोकस होगा। एफ ओ भी यही पॉइंट बनेगा क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इसकी इमेज बन रही है, फोकस के ऊपर इमेज बन रही है इसकी। अब जो दूसरा लेंस है आई पीस, वो भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। ये आई पीस आ गया। हालांकि यहाँ पर इस केस में ये ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, ये आई पीस आ गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम मोस्टली दो तरह की एडजस्टमेंट सेट करते हैं इसमें, क्योंकि ये आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में ये डिस्टेंस चेंज नहीं की जा सकती। आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं की जा सकती माइक्रोस्कोप में, जबकि टेलीस्कोप में इन दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है ये इस लेंस को आगे पीछे किया जा सकता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, जबकि माइक्रोस्कोप में ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स रहती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब दो तरह की एडजस्टमेंट हम यूज़ करते हैं। तो दो, वेरी फर्स्ट इज, चलिए मैं पहले इसकी जो फाइनल इमेज है, दो तरह की एडजस्टमेंट कौन सी हुई? एक तो आती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाली एडजस्टमेंट, यानी कि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, और दूसरी एडजस्टमेंट आती है नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि जो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। इसी को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट भी बोलते हैं या फिर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो फाइनल इमेज है दैट विल फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनती है, यानी नियर पॉइंट के ऊपर हम फाइनल इमेज बनाते हैं इस केस में। तो इस लेंस की जो पोजीशन है वो हम आगे पीछे कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आगे कम ज़्यादा कर सकते हैं और उससे हम ये एडजस्टमेंट सेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश यहाँ पर आकर के, अब ये जो इसकी इमेज है ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। अब हम इसकी डिस्टेंस इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं इन दोनों लेंसेज के बीच में ताकि फाइनल इमेज हमारी नियर पॉइंट के ऊपर बने, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बने। मतलब कहने का ये है 25 सेंटीमीटर इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई। तो फाइनल इमेज इसकी 25 सेंटीमीटर के ऊपर बननी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब जो लाइट रे ये इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट कर गया, तो जो लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो स्ट्रेट चली जाएगी इस तरह से, और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए तो वो फोकस से पास करेगी। अब क्योंकि फोकस जो है मेरी फाइनल इमेज
कहाँ पर बननी चाहिए, नियर पॉइंट के ऊपर बननी चाहिए। तो हम इनके बीच की डिस्टेंस इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस, और जैसे मान लो इसका फोकस आई पीस का फोकस ये है, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करनी चाहिए। इसका ऑप्टिकल सेंटर C2 मान लेता हूँ, इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 मान लेता हूँ। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, तो ऑब्जेक्ट लाई कर गया इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसका अगर इतना डिस्टेंस के ऊपर फोकस है तो इधर भी इतने ही डिस्टेंस के ऊपर फोकस आएगा, यहाँ इसका फोकस आ गया। तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो इसके फोकस से, तो यहाँ जैसे इसका फोकस होगा, ठीक है, तो इसके फोकस से पास कर जाएगी लाइक दिस। अब क्योंकि ये आ गया FE, अब क्योंकि ये लाइट रेज आगे चल करके कहीं नहीं कन्वर्ज होंगी, लेकिन अगर मैं इनको पीछे बढ़ाता हूँ तो ये इस पॉइंट से कहीं से आती हुई दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूँ इन लाइट रेज को, तो ये लाइट रेज यहाँ से इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। तो ये इसकी इमेज आ जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट A-B' है इसकी इमेज यहाँ पर आ गई, A' की इमेज यहाँ पर आ गई। इसको नाम दे देता हूँ मैं, अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये आ गई A'-B'। अब हमें ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। दिस इज द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप, या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी मैग्नीफाइंग पावर। ये आ गया कोर्स ऑफ रे डायग्राम। इसकी रे डायग्राम कैसे बनती है, यानी कि फाइनल इमेज किस तरह से बनाई जाती है। अब हमें निकालनी है इसकी मैग्निफिकेशन पावर। नाउ मैग्नीफाइंग पावर, what is magnifying power? As we have discussed in case of compound microscope, angular magnification is the ratio of angle subtended by the image at eye to the angle subtended by the object at eye। अब इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज अल्फा, और ये आ गया क्योंकि फाइनल इमेज हमारे पास ये बन रही है तो ये आ गया हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई, सपोज दिस इज बीटा। नाउ क्लियरली m इज इक्वल टू, एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। इट मीन्स बीटा अपॉन अल्फा, which is approximately equal to tangent बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, which is equal to, अब क्योंकि अगर मैं टेंजेंट बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, अब अगर ये आ गया टेंजेंट बीटा, एक ट्राइंगल बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल A'-B'-C2, इसमें से अगर मैं टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये बनता है A'-B' अपॉन B'-C2। तो टेंजेंट बीटा आ गया A'-B' अपॉन B'-C2। सिमिलरली अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो इसी ट्राइंगल में से अगर मैं टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी A'-B' अपॉन B'-C1, A'-B' अपॉन B'-C1, ये C2 था, B'-C1, A'-B' से A'-B' कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू B'-C1 अपॉन B'-C2। व्हाट इज B'-C1? B'-C1, अब क्योंकि B'-C1 जो है इसकी इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए B' के ऊपर इमेज बन रही है तो इसकी इमेज डिस्टेंस है, यानी कि VO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज की डिस्टेंस। बट क्योंकि इसमें
जो इमेज है वो फोकस के ऊपर बन रही है, तो इसको बी ओ जो है वो एफ ओ भी लिखा जा सकता है, बिकॉज इट इज़ द फोकल लेंथ, क्योंकि इसकी इमेज फोकस के ऊपर बन रही है। देन दिस कैन बी रिटन एज एफ ओ अपॉन बी डैश सी टू। व्हाट इज बी डैश सी टू? बी डैश सी टू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये इसके लिए अब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो ये बन रही है हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसके लिए, आई पीस के लिए। यानी अगर यू ई इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मोर ओवर अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज़ करता हूँ तो ये ली जाएगी नेगेटिव माइनस यू ई, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन ये रही। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इधर है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव ली जाएगी। दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, इसलिए यू ई लिख दिया मैंने, ई फॉर आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू फॉर आई पीस, तो एफ ओ अपॉन माइनस यू ई। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर आ गई हमारे पास m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन माइनस यू ई। अब मुझे यू ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि 1 बाई यूजिंग 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब क्योंकि अगर मैं आई पीस की बात करूं तो आई पीस के लिए जो एफ है फॉर आई पीस, एफ इज इक्वल टू कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी, वी इज इक्वल टू, अब क्योंकि फाइनली इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है, इसके लिए जो इसकी जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, और फाइनल इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। तो इसका मतलब फाइनल इमेज के लिए हम, इफ d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देन v इज इक्वल टू माइनस डी, एंड u इज इक्वल टू, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसके इसी तरफ लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ लाई कर रहा है, तो माइनस यू ई हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस यू ई। अगर ये वैल्यू मैं सब्सिट्यूट करता हूँ इस केस में, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 1 बाई डी प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाई यू ई, और मुझे निकालनी है 1 बाई यू ई की वैल्यू, तो 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। अब 1 बाई एफ ई कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, 1 बाई यू ई। तो 1 बाई यू ई की वैल्यू ये आई मेरे पास। अगर ये वैल्यू मैं इस रिलेशन में सब्सिट्यूट कर देता हूँ तो ये बन जाएगी हमारे पास, m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू, क्योंकि 1 बाई यू ई की वैल्यू ये आई 1 बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, और एक ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन इधर आ गया। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मोर ओवर क्योंकि इस केस में अगर मैं एफ ई की बात करूं तो ये नेगेटिव होगी, और अगर न्यूमेरिकल पर्पस की बात करें तो इस केस में मुझे, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी ये साइन कन्वेंशन यूज़ कर रखी हैं, तो यहाँ पर क्योंकि डी भी मैं ऑलरेडी माइनस ले चुका हूँ इस रिलेशन में, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई साइन कन्वेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। तो इसमें डायरेक्टली एफ ओ पॉजिटिव एफ ई पॉजिटिव 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, डी के लिए मैं ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यहाँ यूज़ कर चुका हूँ, तो कोई साइन कन्वेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।
अब क्योंकि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FO बन रहा है अगर देखा जाए तो इसका मतलब इसकी जो मैग्नीफिकेशन है इसको बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्ज एज वेल एज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड बी स्मॉल and focal length of objective lens should be large as much as you can have and focal length of eyepiece should be small to increase the magnifying power of astronomical telescope. This telescope is also called refracting type telescope. इसको हम रिफ्रैक्टिंग टाइप भी बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी बोला जाता है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मतलब ये हो गया क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट रेज जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही हैं, यहाँ रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी, इस केस में भी इस लेंस में से भी रिफ्रैक्शन सफ़र कर रही है, तो इसका मतलब इसको रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नेक्स्ट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में के लिए हम कैसे इसको एडजस्ट करते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट final image is formed at infinity। जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनती है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। इसकी कोर्स ऑफ रे डायग्राम क्या रहेगा? ये अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है C1, लाइट रेज जो एक पैरेलल बीम आ रहा है इन्फिनिटी से, ये एक पैरेलल बीम आ रहा है मान लीजिए इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से एक पैरेलल बीम आ रहा है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे चली जाएगी लाइक दिस, और जो यहाँ से जाएगी वो रिफ्रैक्ट होगी तो इस केस में ये यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर इसके साथ कन्वर्ज हो जाएंगी ये लाइट रेस। यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो इमेज इसकी कहाँ पर बनेगी? फोकस के ऊपर। ये FO आ गया, फोकस के ऊपर इमेज बन रही है। दिस इज ऑल्सो नोन एज A' B' इमेज। यही पॉइंट B' है और यही पॉइंट FO है। इसके बाद ये आ गया हमारे पास आई पीस। अब आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में हम डिस्टेंस इस तरह से फिक्स करते हैं कि इसके लिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और इसकी जो इमेज बन रही है यहाँ पर वो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, और ये पॉइंट जो है इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि इसकी ये जो A' B' है ये आई पीस के फोकस के ऊपर आ जाए। कहने का मतलब यही पॉइंट हमारे पास FE आ जाएगा। तो यानी कि फोकस दोनों का कंबाइन हो गया। जिस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है उसी पॉइंट के ऊपर इसका भी फोकस आ गया। कहने का मतलब इसकी जो इमेज थी ऑब्जेक्टिव लेंस की वो इसके फोकस के ऊपर बन रही है, आई पीस के भी फोकस के ऊपर बन रही है। कहने का मतलब इसका ऑब्जेक्ट अब फोकस के ऊपर आ गया। अब अगर फोकस के ऊपर है तो इसकी अगर इमेज ट्रेस करनी है तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट की इमेज ट्रेस करनी है अब हमने, तो वो कहाँ से जाएगी? वो इसके फोकस से पास होगी। तो क्योंकि जितनी डिस्टेंस के ऊपर फोकस इधर है उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर इधर फोकस आएगा, तो ये लाइट रे इसके फोकस से पास कर जाएगी। यानी
अगर फोकस से जा रही है यहाँ से देखें तो फाइनली इमेज ना, अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ तो ना तो ये पीछे मिलेगी कहीं जा कर के, ना आगे, ये दोनों पैरेलल रेज जा रही हैं। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज है हमारे पास, वो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ तो ये लाइट रे पैरेलल बीम कहीं नहीं मिलेंगी आपस में आगे चल करके, तो इसका मतलब ना तो इधर मिलेंगी ना इधर मिलेंगी, तो ये दे अपीयर टू बी एट इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी के ऊपर अपीयर हो रही है। तो फाइनल इमेज जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसकी मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है। अब क्योंकि ये एंगल आ गया हमारे पास अल्फा, ऑब्जेक्ट जो ट्रेस कर रहा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर, और ये आ गया हमारे पास बीटा, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। देन m कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, विच इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालें तो ये बन रही है a डैश b डैश अपॉन b डैश c2, विच इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन b डैश c2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, ये एंगल अल्फा था, a डैश b डैश अपॉन b डैश c1, विच इज इक्वल टू a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास b डैश c1 अपॉन b डैश c2, b डैश c1 अपॉन b डैश c2 आ गया। अब क्योंकि b डैश c1, व्हाट इज b डैश c1, ये बन रहा है b डैश c1, फाइनली देखा जाए तो ये बन रहा है VO, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की ये इमेज की डिस्टेंस है, तो इसको VO मीन्स FO, विच इज इक्वल टू VO अपॉन, और ये बन रहा है UE, तो माइनस UE, ऑब्जेक्ट बन रहा है इसके लिए ये B डैश C2, तो B डैश C2 आ गया, UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, विच इज इक्वल टू, अब क्योंकि इसकी भी ये इमेज फोकस के ऊपर बन रही है तो BOFO है अपॉन माइनस, और इसके भी ये इस केस में ऑब्जेक्टिव आई पीस के फोकस के ऊपर लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो FE, तो m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE। दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब अगर यहाँ से लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है हमें, तो लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब ये दोनों लेंसेज के बीच की लेंथ निकालनी है। अगर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की जो ट्यूब है उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसका मतलब इन दोनों लेंसेज के C1 से C2 की जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू, यानी C1 C2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आ रही है FO, यानी कि FO प्लस, इस केस में ये भी क्या बन रही है FE, तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब आ गई FO प्लस FE, ठीक है। और अगर मुझे इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में अगर लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू, अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की तो फोकस के ऊपर बन रही है इमेज, तो ये बन गया FO प्लस, अब क्योंकि इसके ये फोकस के ऊपर नहीं है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में तो इसकी जो इमेज थी ना, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज थी वो इसके फोकस के ऊपर लाई कर रही थी आई पीस के भी, लेकिन अब इसके ऑब्जेक्टिव लेंस के आई पीस के फोकस के ऊपर नहीं है, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बनेगी, तो इस केस में बनेगी FO प्लस UE, दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ ऑफ ट्यूब। तो लेंथ ऑफ ट्यूब अगर कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, तो इस केस में तो क्या बन रहा है, ये FO था पहली डिस्टेंस, इसकी इमेज फोकस के ऊपर बनी, प्लस UE, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम इसकी लेंथ ऑफ ट्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन
नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्योंकि यू ई भी एफ ई के बराबर था, तो इस केस में हम डायरेक्टली एफ ओ प्लस एफ ई यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओह, ये एफ ई, ये एफ ई था, एफ ओ अपॉन एफ ई, ये एफ ओ अपॉन एफ ई था। ठीक है।